चलो स्टार्ट करते हैं फिर कल से, है ना। फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच में यदि, है ना, कोई भी आपकी एलिमेंट्स है। क्लियर है के बाद जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था किसका, LIC, दिस इज VL, दिस इज VC एंड करंट और रेजिस्टेंस के लिए करंट जो होगी सेम फेज में होगी। तो इसे आप याद रख सकते हैं LIC से कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से लीड करता है और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से लैग करता है 90 डिग्री, और रजिस्टर में वोल्टेज करंट के साथ फेज में रहता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो करंट है वो कैपेसिटर के वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो इंडक्टर में वोल्टेज से 90 डिग्री करंट लैग करती है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। समझ में आई बात? अब देखो हमने क्या किया था, हमने LR सर्किट सब पढ़ लिया था, है ना, सॉरी L पढ़ लिया था, सिंपल L यानी प्योरली इंडक्टिव। इसे क्या बोलते हैं भाई? ये जो सर्किट था, जब रेजिस्टेंस को आप AC वोल्टेज के सोर्स के साथ लगाओगे तो इसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, इसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, इसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो इनमें हमने करंट और वोल्टेज में रिलेशन निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका कॉम्बिनेशन लेंगे। तो जैसे सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूं, कौन सा पहला लिख लो। पहला है LR सर्किट। LR सर्किट में क्या होगा कि आप एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस को आपने एक AC वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। क्लियर है क्या बात? ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। तो आपको ये बतानी है कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी। क्लियर है क्या बात भाई? यही हम बार बार करते रहेंगे, है ना, कैपेसिटर में, मतलब एक ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो आपको ये बतानी है कि इसमें करंट कितनी होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? बता दो भाई कैसे निकालेंगे। देखो जो वोल्टेज का सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स तो V0 sin ओमेगा t ही रहेगा, परंतु करंट जो है चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें मान लेते हैं इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है ना, तो जब किसी इंस्टेंट पे भाई करंट तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे करंट ऐसे है, IT है, और ये क्या होगा प्लस माइनस, है ना। तो ये जो होगा अप्लाई KVL इन द लूप। KVL DC सर्किट के लिए भी वैलिड होता है और AC सर्किट के लिए भी वैलिड होता है। तो कैसे करेंगे भाई? VT माइनस VR माइनस VL इज इक्वल टू 0। दिस इज द KVL इन द लूप। क्लियर है क्या बात? तो VT इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, VR इज इक्वल टू I into R L di upon dt। दिस इज द वोल्टेज। अगर जो इंडक्टर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस जो बैटरी बनती है वोल्टेज की, वो कितना होता है भाई? L
di अपॉन dt होता है। तो L di अपॉन dt लिखते हैं। अब देखो इसे कर ले जाएंगे हम L di अपॉन dt प्लस IR इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। क्लियर है क्या? आपने मैथमेटिक्स में ये क्या बन गई? फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मैथ्स में आप इसे सॉल्व करना सीखोगे। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात समझ में? डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है इसे? कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ भाई, ये तो हम सुनो मेरी बात, जब आप इसे टाइम डोमेन में यानी कि टाइम के पदों में यदि आप करंट निकालना चाहते हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या होगा? इसे सॉल्व करने में कठिनाई आएगी। समझ में आई बात? इसे सॉल्व करने में कठिनाई आएगी। क्लियर है क्या बात? क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो हमें बहुत ज्यादा नहीं आता। मैथ्स के कुछ बच्चे तो हम कर भी सकते हैं और नीट वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर जो आप एलआर सर्किट देखोगे तो इसके बाद आरसी सर्किट आएगा, उसके बाद एलआरसी सर्किट आएगा। तो नेक्स्ट सर्किट में देखोगे तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर्किट में ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जब ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो उसे सॉल्व करना तो 12th लेवल में है ही नहीं। या तो वो बीटेक में जाके सीखोगे या वो बीएससी में जाके सीखोगे। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। क्लियर है क्या बात? अकॉर्डिंग टू केवीएल बिल्कुल सही लिख दिया। अब आपको यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो सॉल्व कर लेना और आई की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन किसी पे आती नहीं है, मान लिया इस समय, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अभी शायद पढ़ी भी ना हो, है ना? हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ ली हो, मैथ्स वालों ने, और सेकंड डिग्री को तो सिलेबस में भी नहीं है। तो हम इसे इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके नहीं करेंगे। हम इस वोल्टेज को, सोर्स का वोल्टेज हमें पता है, हम क्या करेंगे? करंट निकालने के लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम बनाएंगे और इस करंट को डिफरेंशियल इक्वेशन के स्थान पे, इन प्लेस ऑफ डिफरेंट यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वी विल गेट द करंट इन दिस सर्किट विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। इसीलिए मैंने वो वाले जितने भी पीछे प्योर सर्किट थे उनके फेजर डायग्राम बताए थे और कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें एलआईसी का। बात समझ में आई? ये है। तो अपन इसमें अब फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा भाई। यदि आप इसमें देखोगे तो एल और आर में करंट क्या है? कॉमन है। तो दोनों में करंट क्या है? सेम है ना? तो वी विल, ऐसे लिख देता हूं, वी विल यूज फेजर डायग्राम टू सॉल्व the current, to get the current in the circuit, है ना? This cannot be solved। ठीक है, अब देखो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे।
कॉपी कर लो यहां पर। फिर अपन आपको सिखाते हैं फेजर डायग्राम बनाना, है ना। हाँ भाई, मैंने कहा इसमें करंट जो है वो दोनों में सेम है, तो आप क्या करोगे, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इसमें खास नहीं है फेजर डायग्राम में, कभी आप डर जाओ। जैसा मैंने एलआईसी का कॉन्सेप्ट बताया बस उसे आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों एलिमेंट में करंट सेम है, तो हम इसमें करंट को रेफरेंस मान लेते हैं, दोनों में सेम है। और इसमें है आर, तो यदि इसका वोल्टेज VR है और इसका वोल्टेज VL है, तो ध्यान रखना जो VR होगा वो करंट की डायरेक्शन में ही होगा, और जो VL होगा वो किधर लिखूं भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, किधर वेक्टर बनाऊं VL का, थर्ड। अरे याद ही है वो तो मेरे को, LIC, तो VL इधर। आगे बात सुनने, तो ध्यान रखने वाली बात ये है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें बहुत लोचा है, बहुत लोचे हैं इसमें। अगर जो आपने MI से पकड़ के मान गए तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, गलती करोगे। मैं बता रहा हूं, इसमें ये वेक्टर है VL वेक्टर, इसे कॉपी कर लिया हो तो मैं आपको इसे हटा देता हूं, सही है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, तो इसे अपन क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। ये V है, ये तो है साइनसोइडल कंपोनेंट, है ना, साइनसोइडल टाइम का वेरिएशन। यदि सोर्स का वोल्टेज, ध्यान से देना, चलो मैं यहां लिखता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, यदि ये L है और ये R है और ये सोर्स है, तो बताना मेरे को ध्यान से, ये मैंने VR बनाया है और ये मैंने VL बनाया है, तो ये बताओ, और मान लिया ये सोर्स बनाया है, समझ आएगा। तो ये जो VL, VR और V है, ये क्या है, जैसे रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है ये, तो ये रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जो है ये V इक्वल टू VR प्लस VL नहीं होगा, समझ में आई बात। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना एक बार। मान लिए 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट में से 100 वोल्ट यहां चले गए, तो यहां पे कितने रह गए बता सकता है कोई बच्चा, बताओ बेटा बताओ, कोई ना कोई तो बताओ, गलती बताओ सही बताओ, बता दो। हाँ, एक मिनट, चलो बता दो। ये डीसी सर्किट की तरह नहीं होता कि 220 में से अगर जो 100 वोल्ट यहाँ पे चले गए तो बच गए यहाँ पे 120 वोल्ट, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना बस, समझ में आई बात। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो वेक्टर है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये क्या होता है, वेक्टर होते हैं। इसे हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे कि V वेक्टर जो होगा वो VR वेक्टर और VL वेक्टर के रिजल्टेंट को हम V बोलेंगे। क्लियर है क्या बात भाई? ये हो जाएगा V वेक्टर। जो नेट वोल्टेज है ये V इक्वल टू VL प्लस VR के बराबर नहीं होगा, बल्कि वेक्टर V यानी ये वाला वेक्टर और VL वेक्टर और VR वेक्टर के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो ये तो टोटल वोल्टेज है सर्किट का। ये क्या है भाई, सुंदर सा बनाएंगे हम ऐसे करके, ये होगा टोटल वोल्टेज, ये है टोटल करंट, ये है टोटल करंट का वेक्टर, दिस इज द टोटल करंट एंड दिस इज द टोटल वोल्टेज। बात समझ में आई? और ये एंगल होगा थीटा। क्लियर है क्या बात? तो जो टोटल वोल्टेज है ना, इसे मैं हटा देता हूं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा 220 में से इसके, बल्कि अगर जो ये यहां 220 है तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये तो हो जाएगा क्या, VR, और ये हो जाएगा VL और ये हो जाएगा V, तो कितना आएगा भाई, V स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं? और जो ये VR होता है, ध्यान से सुनो, ये
जो VR है ये जो VL है, और अगर जो इसमें करंट है I, कितनी करंट है भाई इसमें I, तो अभी मैं इस वाले डेरिवेशन में तो बता रहा हूं, ये जो VL है, ये जो VR है, ये जो I है, ये जो V है, ये सब क्या है, ये है RMS वैल्यू। क्या है ये? RMS वैल्यू है ये। क्लियर है क्या बात? तो यदि मैं इसे वेक्टर हटा देता हूं इसके ऊपर से, यदि इसमें रेजिस्टेंस में वोल्टेज VRMS VR है और करंट I है, तो ध्यान रखना क्या लिखेंगे, VR इज इक्वल टू I इंटू R। सही है? अगर जो इसमें इंडक्टर में करंट I है और वोल्टेज VL है, तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो यहां तक फटाफट। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I इंटू XL। सही है भाई बात? जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। इसे थीटा ना लिख करके इसे फाई लिख लो, है ना, फेज। जल्दी कर लो बराबर। कर लो बेटा बराबर, एक ही से। हाँ भाई, क्लियर है क्या बात? V is equal to IR, V is equal to IR, VL is equal to I into XL. What is XL? XL is resistance of inductor, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। सही है भाई? ओके, है ना? तो मैं इसे हटा देता हूं, है ना, मैं सवाल भी कराता रहूंगा इसमें, ध्यान से देखो, इसे मैं हटा देता हूं। तो यदि आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू VL की जगह I इंटू XL का स्क्वायर, I इंटू R का स्क्वायर मिलेगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर V अपॉन I अपॉन V अपॉन I का स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो, जब ये इसके नीचे यहां पे लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे कि ये मान लिया हमारा L था, ये R था और ये वोल्टेज थी। समझ में आएगा? तो ये जो टोटल वोल्टेज है VRMS जो है, इसमें से कुछ यहां चला जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा, लेकिन ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। सही है ना? जैसे डीसी सर्किट में होता था। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप इसे देखोगे सर्किट को, तो इसका रेजिस्टेंस तो R है और इसका रेजिस्टेंस है XL। तो यदि आप इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, यदि आप फाइंड करना चाहते हो, तो इट इज नॉट इक्वल टू R प्लस XL। यही आई बात समझ में? इस सीरीज में है ना, R प्लस XL होना चाहिए था, लेकिन R प्लस XL नहीं होता, बल्कि ये टोटल V है और टोटल I है, तो V इज इक्वल टू I इंटू Z। समझ में आएगा? तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू, रेदर इट इज इक्वल टू
इक्वल टू V अपॉन I, Z इज इक्वल टू V अपॉन I। और सुनो मेरी बात ध्यान से, एक नया टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आएगा? लेकिन जब सर्किट में R और L जुड़े हो तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इसको मिला करके वो R प्लस XL नहीं आएगा, बल्कि वो Z आएगा। और Z को बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इंपीडेंस। द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू V अपॉन I। तो बेटा इंपीडेंस सर्किट V अपॉन I किसके इक्वल है? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। तो कितना हो जाएगा? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। और हिंदी में कहें तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? इसे इंपीडेंस बोलते हैं। R स्क्वायर XL स्क्वायर का रूट ओवर Z। क्लियर है क्या बात? इसे बोलते हैं इंपीडेंस। पूरे सर्किट के, पूरे एसी सर्किट के रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलते हैं। हाँ भाई, हो गया? नहीं बेटा मैसेज कर दो मेरे को, डन सर। डन सर। वेरी गुड। तो देखो मेरे ध्यान से, ये होती है इंपीडेंस। एसी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को इंग्लिश में इंपीडेंस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं। तो यदि आर और एल सीरीज में हो तो सर्किट की इंपीडेंस क्या होगी? एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसी की हेल्प से एक सर्किल बनता है ना? क्या बनता है भाई? इंपीडेंस ट्रायंगल भी बनता है, एक ट्रायंगल। कैसे? ध्यान से सुनो, ऐसे लिख लो, इंपीडेंस ट्रायंगल, है ना? वैसी है ये फर्जी, लेकिन किताब में दे रखा है तो अपन भी पढ़ाएंगे। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होगा कि ये तो इंपीडेंस ट्रायंगल ऑफ एलआर सर्किट, है ना? तो रेजिस्टेंस तो ऐसे होता है और एक्सएल ऐसे होगा। ये ना रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR और VL इक्वल टू I इनटू XL। तो ये जो होता है ये इंपीडेंस होती है। क्लियर है क्या बात? तो ये R है और ये Z है, और ये हो जाएगा Z और ये हो जाएगा फाई। क्लियर है क्या बात? सो देखो, ध्यान से देखो मेरी बात, कि अगर जो टोटल वोल्टेज कितना था? V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी था। तो जो सर्किट में करंट है, सर्किट में करंट तो ये है। तो कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि सर्किट में टोटल वोल्टेज ये है, टोटल वोल्टेज ये है, टोटल करंट ये है। तो एलआर सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है या लैग कर रही है? हाँ भाई, करंट वोल्टेज लीड कर रही। हाँ, नहीं, वोल्टेज लीड कर रहा है।
करंट तो यहां है, करंट यहां है, फाई के फेस पर वोल्टेज लीड कर रहा है। या आप ये कह सकते हो, है ना, कि ये तो क्या फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टोटल वोल्टेज and total and current in the LR circuit। क्लियर है क्या बात? फाई इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना आएगा भाई, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, है ना, तो फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। तो फेज डिफरेंस क्या है, फाई का फेज डिफरेंस है और करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है, हम कह सकते हैं और करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग बाय वोल्टेज, करंट इज लैगिंग विद वोल्टेज बाय फेज फाई, फेज फाई से करंट लैग कर रही है। फेज की वैल्यू कितनी है भाई, फेज की वैल्यू है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल कितना होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल। हाँ भाई, करंट लैग कर रहा है, डन सर, वेरी गुड। करंट लैग कर रहा है कितने फेज से, फाई से। फाई की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से। अब देखो ध्यान से, अब मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, केवल और केवल फेजर डायग्राम बनाया। क्या बनाया मैंने, फेजर डायग्राम, कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन मैं करंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखना, ये है हमारा L, ये है हमारा R और ये है हमारा वोल्टेज, सही है। तो वोल्टेज है V0 sin ओमेगा t, ये L और ये IT। हाँ भाई, तो इसमें करंट, ये तो हो गया वोल्टेज, तो जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान से देखो, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो I0 होगी, उसे तो हम देख लेंगे, है ना। और ये हो जाएगा sin ओमेगा t माइनस फाई। जो करंट है वो फेज डिफरेंस फाई है, और अगर जो Vt V0 sin ओमेगा t है, तो करंट sin ओमेगा t माइनस फाई आएगी। क्लियर है क्या बात? वेयर फाई इज व्हाट, फाई इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है भाई, फेज डिफरेंस tan इनवर्स XL अपॉन R, XL, और XL की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। क्लियर है क्या बात?
ये है बात। और आई नॉट क्या होगा देखो, बोर्ड पे देखो एक मिनट, अरे एक बार देखना बेटा, बोर्ड पे देखो, सुनो मेरी बात, यहां देखो, यदि ये L है, ये R है और ये सर्किट है, सही है, तो ये वोल्टेज जो होगा इसका VRMS होगा और इस टोटल की इंपीडेंस क्या होगी Z, तो V इक्वल टू I इंटू Z, समझ में आई बात, वोल्टेज इक्वल टू टोटल I इंटू Z लिखा था ना हमने, जब मैंने आपको लिखाया था तो V इक्वल टू I इंटू Z लिखाया था ना, तो यहाँ पे लिख लो एंड V इक्वल टू I इंटू Z, इसे मैं लिखा देता हूँ, हटा देता हूँ इसे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, V इक्वल टू I इंटू Z, Z क्या था, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का रेशो, और ये जो वोल्टेज होता है और ये करंट जो होता है ये आरएमएस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो VRMS अपॉन IRMS इक्वल टू Z, ये आरएमएस ही होता है, लेकिन Z VRMS कितना होगा V नॉट अपॉन रूट 2 और I नॉट अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन I नॉट। तो ध्यान से देखो, जो I नॉट होगा वो V नॉट अपॉन ZB होगा, और जो Z की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, Z की वैल्यू, कॉपी कर लो यहां तक फिर मैं बताता हूं, कॉपी करो यहां तक, मैं बताऊंगा अभी यहां। कर लो कॉपी फटाफट। क्लियर है क्या भाई? हाँ बेटा, तो देखो ध्यान से, ऐसे साफ कर देता हूं, तो करंट कितनी होगी, करंट जो होगी सर्किट में आई नॉट की जगह क्या लिख लेंगे, आई नॉट की जगह लिख लेंगे V नॉट अपॉन Z, और ये आ जाएगा V नॉट अपॉन रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस 5 की जगह tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। So this is the equation of current as a function of time t। ये इक्वेशन सॉल्व करके आएगा, ये ही जब आप सॉल्व करोगे इसे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यदि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे मैथमेटिकली अच्छे बच्चों की तरह, यानी कि मैथ्स के बच्चों की तरह,
तो यही आंसर आता है, जबकि हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड नहीं लगाया। कॉपी कर लेना बेटा। सही है ना? तो अब हम करते हैं इसे। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ एलआर सर्किट पे कि क्या क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आई हो, तो जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखो मान लो, लिखो एग्जांपल लिख लो, कंसीडर ए सीरीज LR circuit in which L is equal to 1 upon pi Henry and resistance R is equal to 100 ohm. When the circuit is connected to 200 volt 50 hertz power supply, then find the current drawn from the source. Also find first impedance of the circuit, दूसरा phase difference between voltage and current, तीसरा IRMS and I0 in the circuit। ये चीजें आपको निकालनी। एलआर सर्किट दे रखा है, एक बार दिमाग में बात बैठ जाएगी ना ये, तो फिर गलत नहीं होगा ये सवाल, है ना? तो टफ रहता है ये कॉन्सेप्ट समझने में, लेकिन हाँ अगर जो आपने समझ के कर लिया सब, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना भाई? ये है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, है ना भाई? ये देखो, सीरीज एलआर सर्किट दे रखा है, ये ना एल है, आर है, एल 1/π है, आर 100 ओम, सही है? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तो पता है अपने को, तुम एक्सेल निकालो। व्हाट इज एक्सेल? अरे एक्सेल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव
रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस, सही है बात। ओमेगा एल कितना आ गया? 2 पाई एफ इनटू एल, 2 पाई एफ इनटू 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू 100 ओम। लो इंडक्टर का रेजिस्टेंस आ गया, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। अरे कितना आया भाई इंडक्टर का रेजिस्टेंस? ये है इंडक्टर, दिस इज इंडक्टर, दिस इज रेजिस्टेंस। हाँ भाई ये 100 ओम आया, ये भी 100 ओम आ गया। तो कोई बच्चा मेरे को सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बता सकता है क्या? वेरी गुड। डीसी सर्किट की तरह सॉल्व नहीं करना है कि ये सोर्स हो सीरीज में तो हो गया 200, नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी मैंने ये याद भी कराया था आपको कि जो इस पहली बात तो रेजिस्टेंस नाम का कोई शब्द एसी सर्किट में होता ही नहीं है। जो वर्ड होता है वो होता है इंपीडेंस। तो इस सर्किट की इस एलआर सर्किट की इंपीडेंस, इंपीडेंस कैसे निकलेगी भाई? जेड से रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंपीडेंस ट्रायंगल बना लो आप, ये एक्सएल होता है, ये आर होता है, ये जेड होता है, ये होता है फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस। क्लियर है क्या बात? तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 रूट 2 ओम। नहीं आई बात समझ में? देखना जरा, 100 ओम और एक्सएल कितनी है भाई? ये भी 100 ओम। ये आ गया इंपीडेंस। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इसे हिंदी में आप कह सकते हो सर्किट का रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। चलो वेरी गुड। तो पहला तो आ गया हमारा पार्ट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो मेरे को हाँ भाई फेज डिफरेंस बता सकते हो वोल्टेज और करंट में? हाँ बता सकते हैं। हमारे पास है, क्या है हमारे पास? LIC, LIC। तो C तो है ही नहीं इस सर्किट में, भाई कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो इसे तो हटाइए। सही है I। तो ये VL हो गया और यहां आएगा VR। तो टोटल वोल्टेज जो होगा सर्किट का ये होगा, और ये जो फाई होगा ना ये यही होगा। हाँ भाई फेज डिफरेंस इसमें से देख के बता दो, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, VL भी लिख सकते हो। ये कितना होगा VR और ये कितना होगा VL और ये होगा टोटल V। तो यहां से भी निकाल दो चाहे यहां से भी निकाल दो, बात एक ही है। तो फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस जो होगा tan phi 100/100 कितना हो गया भाई? tan phi is equal to 45 1 और phi is equal to 45। ये आ गया फेज डिफरेंस। तो वोल्टेज विल लीड विद करंट बाय 45 डिग्री।
हाँ भाई फेज डिफरेंस निकल गया। फेज डिफरेंस के बाद क्या निकालना था अपने को, तो क्वेश्चन ही भूल गया। करंट, आईआरएमएस करंट। हाँ भाई कोई बता सकता है आईआरएमएस? देखो ध्यान से, जो टोटल सर्किट का वोल्टेज होता है, टोटल सर्किट का वोल्टेज जो होता है वो इसमें दे रखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना, ये दे रखा है। हाँ भाई ये L है, ये R है, तो इसमें करंट, हाँ भाई करंट निकालनी है। तो मेरे को कोई ये बता सकता है ये 220 क्या दे रखा है? VRMS, बिल्कुल सही बात है। तो VRMS इज इक्वल टू IRMS इनटू Z। किसी किसी किताब में ऐसे लिखा होगा, किसी किसी किताब में RMS सीधे सीधे शब्दों में लिखा होगा, दोनों ही सही है। तो जो IRMS होगा वो VRMS अपॉन Z होगा, और VRMS है 220 और जो Z है वो है 100√2 से कट जाएगा, तो 11 अपॉन 5√2 एम्पियर इज द IRMS करंट। सही है, ये करंट आएगी इसमें। दिस इज द IRMS करंट। समझ में आई बात? ध्यान से देखना, I नॉट कितनी होगी? IRMS√2। ये तो रिलेशन है साइनसोइडल में, पीक वैल्यू और RMS में रिलेशन होता है। 11 अपॉन 5√2 इंटू √2, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगी 11/2 is equal to 2.2 ampere is the peak current in the circuit, is the peak current in the circuit। हाँ भाई कोई आपसे पूछे पीक वोल्टेज कितना होगा, पीक वोल्टेज, अरे बता देंगे हम तो। पीक वोल्टेज का मतलब V नॉट यानी VRMS √2, 220√2 वोल्ट, ये पीक RMS होगा, पीक वोल्टेज होगा। पीक वोल्टेज, पीक करंट, हाँ भाई अगर जो आपको पीक करंट निकालनी थी तो यह पीक वोल्टेज से भी निकाल सकते थे। ध्यान से देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं जो किताबों में नहीं लिखा होता। ये VRMS IRMS Z नॉट तो रिलेशन है ही सही, इसमें अगर जो आप VRMS को V नॉट अपॉन √2, IRMS को I नॉट अपॉन √2 इनटू Z लिख दोगे तो बेटा V नॉट इक्वल टू I नॉट Z भी रिलेशन होता है, यानी पीक वोल्टेज और पीक करंट में रिलेशन ये है, तो RMS में भी यही होता है इसी टाइप से। समझे? किताबों में मेंशन ही नहीं है बहुत सारी किताबों में कि RMS के बारे में बात कर रहे हैं या पीक के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों में वो करता जाता है, आंसर सही आता लेकिन पता नहीं चलता कि वो RMS है या पीक है, लेकिन दोनों के लिए रिलेशन एक जैसा ही होता है। सही है क्या बात? दोनों के लिए रिलेशन एक जैसा ही होता है। हाँ भाई अब मेरे को बताओ
इसमें क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द वोल्टेज across resistance and inductor। हाँ भाई, इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? VR और VL, और यह V दे रखा VR, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। पहले ये बताओ आप मेरे को कि इसने जो अंग्रेजी में लिखा है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इंडक्टर, ये वोल्टेज कौन सा है? Vrms है, V नॉट है, V एवरेज है या Vt है? बताना है। कौन सा वोल्टेज पूछना चाह रही है? RMS, बिल्कुल सही बात है। अरे वोल्टेज तो इसके अक्रॉस टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, इसके क्योंकि करंट भी इसके अंदर जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो वोल्टेज तो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। वो क्यों पूछेगा टाइम के साथ? पूछ भी सकता है लेकिन यहां तो नहीं पूछा। जब भी वो पूछेगा एवरेज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि जीरो ही आएगा। वी नॉट का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना, लेकिन पूछ सकता है। VT का भी कोई मतलब नहीं बन सकता लेकिन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर RMS पूछ रखा है। तो जब आप रिलेशन लगाओगे ना VR इक्वल टू I इंटू R और VL इक्वल टू I इंटू XL, तो RMS वोल्टेज जो होगा I कितनी थी? RMS था ये, यही था ना 11 अपॉन 5 रूट 2 इंटू R, कितना था 100, तो कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10 और 11, कितना आ गया? 220 बटे रूट 2 वोल्ट। आगे बात समझे? अच्छा, इसमें तो इंडक्टर में और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यानी कि XL और XR, यह है XL यह है R, दोनों का सेम है, तो VL भी बेटा इतना ही आएगा। देखो I तो हो जाएगी 11 अपॉन 5 रूट 2 और ये हो जाएगा 220, तो VL वोल्टेज भी 220 रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना अपन क्या कहने वाले हैं। तो जब आप देखोगे तो अगर जो मान लिया ये 100 ओम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 220 में से 110 वोल्ट यहां चला जाएगा, 110 यहां वोल्ट चला जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है। समझ नहीं बात कि 220 में से आधा आधा चला जाए, नहीं, 220 यहां पर है तो यहां पे कितना गया? 220 बाय रूट 2 और 220 बाय रूट 2। जब इन्हें जोड़ोगे तो 220 नहीं आएगा, बल्कि ये तो हो जाएगा VL, ये हो जाएगा VR। यदि आप VL का स्क्वायर और VR का स्क्वायर करके रूट लोगे तब ये 220 आएगा। समझ में आ रही है नहीं बात?
इस तरीके से करते हैं एसी सर्किट की कैलकुलेशन। एसी सर्किट की कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो तुम्हें याद हो जाएगा सब, मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा सब। एसी सर्किट में किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते हो, है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर लगता है मेरे को ये, सर्किट सॉल्व करना। देख लो V R स्क्वायर V R स्क्वायर 220, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ओके वेरी गुड। कोई तो बोलता रहता है डन सर डन सर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मैंने आपको एक सवाल भी करा दिया, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट छूट गया है, वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। सवाल तो मैंने करा दिया आपको, देखो ध्यान से देखो, ये एक्सएल, ये एल है, ये आर है, और ये वोल्टेज सोर्स है। ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज भी हो सकता है कभी कभी। ये आर है, ये एल है, तो इसके अंदर जो करंट रहेगी वो करंट कितनी रहेगी भाई, करंट रहेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। तो क्या आप इसे, क्या ये तो करंट है आई टी, क्या आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। जो वी नॉट होगा, वी नॉट तो ऐसे होगा, सही है भाई बात। तो मेरे को देख करके बताओ, करंट पीछे है, करंट लैग कर रही है, ये ग्राफ बन गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई का ग्राफ कहां से बनेगा, करंट का, कैसे कर लूं, t इक्वल टू 0 रख लूंगा, 0 पर आई नॉट साइन 0 माइनस 5, तो आई नॉट साइन 5, है ना। तो साइन 5 तो 1 होता है, लगभग यहां से शुरू होगा, देखो ऐसे करके यू जाएगा ये ग्राफ, थोड़ा सा क्लियर है क्या बात। एक मिनट, मैंने गलत बना दिया, गलत बना दिया मैंने, गलत बना दिया। ये तो हो गया, ये यू हो गई, इसे करेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यू करके और यू ही आएगा, बिल्कुल सही है। ये ग्राफ आएगा इसका, ये थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा पीछे है। यदि आप इसे ओमेगा टी लिखोगे ना, ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो जो फेज आएगा ये फेज डिफरेंस इसका आएगा, है ना। ओमेगा टी तो फेज ही है, ओमेगा टी माइनस 5, सही है क्या बात। तो ये जो इक्वेशन आएगी, ये वाली तो बी नॉट साइन ओमेगा टी की आएगी, और ये आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 की आएगी। दोनों में फेज डिफरेंस 5 का है, और करंट पीछे है वोल्टेज से, करंट इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस 5। यहां पर मैंने टाइम एक्सिस नहीं लिया है आपकी बार, यहां पे मैंने ओमेगा टी एक्सिस ले लिया है ना, दिस इज ओमेगा टी एक्सिस। अरे ओमेगा टी का मतलब समझते हो ना, देखो इधर v नॉट साइन ओमेगा टी यदि आपको बनाना है ना, ऐसे करके, तो ओमेगा टी को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, थीटा, तो v नॉट साइन थीटा, यानी कि थीटा, थीटा का मतलब है ओमेगा टी,
वर्सेस ग्राफ बनाना है तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा v नॉट साइन ओमेगा टी का। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा पाई, यहाँ आएगा 2 पाई। आप इसे बना लेना क्योंकि कुछ किताबों में इसे ओमेगा टी एक्सिस लिख रखा है, कुछ किताबों में इसे टाइम एक्सिस लिख रखा है। तो जब इसे हम टाइम एक्सिस लेंगे तो यहाँ 0t/2 देख लो जरा, t/2 और t लिखेंगे। जब इसे ओमेगा टी एक्सिस लेंगे तो 0 पाई 2 पाई लेंगे। सही है, तो मैंने ओमेगा टी लिखा है तो ये तो हो गया v नॉट साइन ओमेगा टी का, और i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो जो फेज डिफरेंस है वो ये है फाइव, है ना, पीछे है, करंट क्या है, पीछे है, ऐसे करंट। दिस इज द ग्राफ ऑफ i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो एक्सिस का ध्यान रखना है, कभी आप कहो सर ने ऐसे कराया था, मैंने आपको दोनों बता दिया है। किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी किताब में कुछ दिया हुआ है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में लिखोगे यहाँ पे तो 0t/2 t आएगा, और यदि हम ओमेगा टी एक्सिस लोगे, ओमेगा टी एक्सिस, तो यहाँ 0 पाई 2 पाई है, क्योंकि ओमेगा टी क्या है, थीटा, और टाइम तो होता है सेकंड में। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। बोल देना बेटा डन सर। वेरी गुड, चलो भाई अब देखो यार, तो मैंने आपको ये टाइम ग्राफ रह गया था थोड़ी देर के लिए, है ना भाई। भाई ओमेगा टी वर्सेस टाइम, या ऐसे ग्राफ भी बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में दे देगा। इसके लिए कौन सा ग्राफ सही है, करंट और वोल्टेज का टाइम ग्राफ भी अपने को आना चाहिए, समझे ना। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये टफ है ये, है ना। जब आप देखोगे तो t बराबर 0, इसमें t बराबर 0 रख करके ही आप सिचुएशन पता लगा सकते हो, समझे। ये है कि कहां पे होगी करंट। अच्छा, अब हम लिखते हैं पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन इन LR सर्किट। हाँ भाई, ये L है, ये R है, ये वोल्टेज है। अब तो आपको रट गया होगा, ये रहा करंट, ये रहा वोल्टेज। वोल्टेज होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना भाई। करंट पीछे चलती है, वोल्टेज आगे चलता है, ये होता है फाइव। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इंस्टेंटेनियस पावर, उसका एवरेज ले लेंगे इनटू आई टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉपी करो यहां पर।
हो गया भाई। वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इंस्टेंटेनियस पावर। हाँ भाई, ध्यान से देखो, इसे तो क्या लिख लूंगा मैं 1/2, 2 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दूंगा ना इसे, यूं, तो ये आ जाएगा पी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब ध्यान से देखो अपना कमाल, यही यहां के लिए इतनी वेरी फर्स्ट डे मैंने इतनी मेहनत की थी, पूरा 1-1.5 लेक्चर लगाया था। अब इसका आपको एवरेज लेना है, तो एवरेज लेने के लिए इसके कई सारे पेज भर दिए जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लेते। पी एवरेज पीटी आई नॉट, जहां जहां टाइम का टर्म है उसका एवरेज ले लो, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज इंटू साइन 5। कोई मेरे को बता सकता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होगा, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज कितना होगा? वेरी गुड, मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/2। तो एवरेज पावर जो होगी 1/2 cos 5 0, यानी कि V नॉट राइट टू इंटू cos 5, ये होता है वेयर cos 5 इज व्हाट, पावर फैक्टर PF cos 5। कैसे निकलेगा पता है cos 5? XL R Z, this is 5 ये है पावर फैक्टर, दिस इज द पावर फैक्टर।
दिस इज द पावर फैक्टर। हाँ भाई कर लोगे? चलो तो ये हो गया पावर। मैं इसमें एक सवाल और करा देता हूं आपको, है ना। तो पावर जो होती है एनआर सर्किट में Vrms Irms इनटू cos फाई होती है, बात समझ लेना। अच्छा चलो इसे मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं पावर को। फॉर्मूला तो आपको ये सारा डेरिवेशन नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। देखना जरा, ये मतलब याद होता तो ये बेसिक फॉर्मूला किताबों में लिखा, लेकिन कभी कभी काम नहीं आता ये। ध्यान से देखो, ये L है, ये R है, ये V है ना। तो ये हो गया Vrms, ऐसे लिखा रहता है भाई कभी कभी किताबों में VI cos फाई, Vrms Irms। तो ये है V, ये है R, ये है XL ऐसे। तो ये हो जाएगी इसमें I। तो V और I में रिलेशन क्या होता है भाई? V is equal to I into Z, है ना। और cos फाई कितना होगा भाई? cos फाई होगा R upon Z, R upon Z। तो V को लिखेंगे हम I into Z, Z से Z कट जाएगा, I स्क्वायर इंटू R। लो Z से Z उड़ जाएगा, I स्क्वायर इंटू R। यानी कि एवरेज पावर को आप RMS स्क्वायर इंटू R भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? ये है, ठीक है। चलो आपको आज ये